जनता की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही थी, जिसके बाद अब इस पर पूर्ण विराम भी लगने वाला है बहुत जल्द। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि आम चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभा के कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 मार्च दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। बता दें कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए शनिवार को दोपहर 3 बजे एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने की जानकारी भी साझा की है। वही बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और कल 3 बजे यानी कि 16 मार्च को 3 बजे तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और अब जनता को रुझाने की तैयारियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव और तैयारियों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी से रवि भारद्वाज जी और इसके साथ ही सपा से अनुराग निगम जी और इसके साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े। हमारा सबसे पहला सवाल अनुराग जी आपसे ही है कि लगातार किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस और इन सभी पार्टियों के बीच जो बयानबाजी चल रही थी उन पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। फिलहाल जो तैयारियां की जा रही थी अब उस पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन अगर रणनीति की बात की जाए तो किस तरह की रणनीति अब तय की जाएगी जब चुनाव आयोग की तरफ से अब तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा कल? पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर रही हैं और धीमे धीमे जनता के बीच जाके वोट मांगेंगी। देखिए, बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो सिर्फ भगवान राम। वो भगवान राम को बेच बेच के इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं देश के अंदर, कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। इनके पास मुद्दा है, ना कोई रोजगार दे रहे हैं, जो पेपर हो रहे हैं वो सब लीक हो रहे हैं। इनसे रोजगार की बात की जाए, 2 करोड़ रोजगार की बात की जाए, वो सब लीक हो रहे हैं। कोई इनका मुद्दा नहीं है इनके पास। यही बात तो सरकार भी कह रही है, सत्ताधारी पार्टी भी कह रही है कि आप लोग केवल ईवीएम को लेकर के सवाल और जवाब किया करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी, केवल यही कहते हैं। एक बार बैलेट पेपर से आप वोट करा के देख लीजिए ना, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी प्रत्याशियों की। ये सब ईवीएम होती है तब जीतते हैं लोग। इतना छोटे मोटे चुनाव जिता देते हैं कि आप जीत जाइए और बड़े चुनाव में ईवीएम सेट कर लेते हैं, उसके बाद वही खेल कर देते हैं। बड़े बड़े गुजरात में इनके बड़े बड़े इंजीनियर गुजरात से बैठे हुए हैं। जी अजितेश जी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी अभी एक बार ये भी बोल चुके हैं कि आप लोग विकास के काम नहीं किए हैं, धर्म के नाम पर केवल राजनीति करते हैं। इसके साथ ही अब वो ईवीएम को लेकर के भी उन्होंने बयान दे दिया है। बताइए अजितेश जी। मैं कहना चाहता हूं पहले डिम्पल यादव जी को वहां से कन्नौज से जो है वो जीती हैं तैपई से टावा से, वहां से उनको इस्तीफा दिलवा दें और इनके तमाम विधायक जो जीते हैं अगर इनको भरोसा ही नहीं ईवीएम पे, 110 समाजवादी पार्टी समाज भी इनकी बातों पे भरोसा करे। दूसरी बात देखिए, मोदी जी विकास के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, देश की जनता मोदी जी के ऊपर भरोसा कर रही है। अब इनकी बौखलाहट है, हताश हो चुके हैं, चुनाव में निराश हो चुके हैं, लगातार कई हार से 2014 में हार गए हैं, 2017 में हार गए, 2019 में हार गए, 2022 में हार गए हैं। इनकी जो नकारात्मक राजनीति का जो एजेंडा है, देश की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता, इनको बिल्कुल लाइक नहीं कर रही है। उससे बौखला वो लोग जानबूझकर मोदी जी पे आरोप लगाना चाह रहे हैं, मगर देश की जनता मोदी जी के साथ है। फ्री का राशन की जो योजना आपने चलाई है, सरकार बनने जा रही है। फ्री के राशन की योजना जो चला रहे हो, उससे क्या देश की बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? जो गरीब आदमी को पैसा कमाना चाहिए बाहर जाके, वो बेचारा उसको घर में आप राशन दे रहे हो ना, उसको आप खराब कर रहे हो। आपको जब यही नहीं पता है कि यदि कभी किसी के साथ घटना हो जाती है, आप डॉक्टर भी जाएंगे, मरीज जब स्वस्थ हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप 10-15 दिन बेड रेस्ट करिए जो है। तो अगर कोविड काल में जो है
किसी तरीके से जो है देश को निकाला जा रहा है उस विपत्ति से, उसको अवसर दिया जा रहा है कि उसको राहत मिले, समझ जाएगा फिर बंद कर दिया जाएगा। तो छोटा सा प्रयास किया जा रहा है देश के गरीबों के लिए। छोटा सा प्रयास नहीं है, तो आप एक वोट खरीद रहे हो उनसे, आप उनको राशन देके उनके हाथ पैर को जंग पहुंचा रहे हो, आप उनका भला नहीं कर रहे हो उनके लिए। और जो भी आप राशन दे रहे हो, बढ़ रहा है ना, उस राशन की कभी उन गरीबों से पूछिए, गरीब महिलाओं से पूछिए, कभी वो आदिवासियों से पूछिए जो राशन उठाते हैं। आप तो 5 स्टार होटलों में खाते होंगे ना, कभी उन गरीबों के लिए तो सोचती है भारतीय जनता पार्टी। आप भी गरीब घर के बेटे हैं ना, हम 5 स्टार खाने जाते हैं, हमारे घर में भी राशन आता है तो हम देखते हैं ना कि राशन की क्या क्वालिटी है। हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे घर में और लोग रहते हैं, वो जो घर में आते हैं तो वो क्या क्वालिटी आ रही है, देश का जो गरीब वर्ग है उसको बहुत राहत पहुंचाया जा रहा है इस योजना के जरिए जो है। रोजगार पर बात क्यों नहीं हो रही है अजितेश जी? उनके आप हाथ पैर जाम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आपको अजितेश जी, आप बेरोजगारी की बात ही नहीं करते हो। 10 सालों में बेरोजगारी की बात की जाएगी तो नौकरियां केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें आरआरबी की तरफ से दी गई है, एसएससी के थ्रू दी गई है, यूपीएससी के थ्रू दी गई है। हमारी भर्तियों में 1 रुपया कहीं धांधली का आरोप नहीं लगा है, जो पूर्ववर्ती सरकारों में होता था। आज आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया, जो सपा बसपा की सरकार में जो परम रहे थे, जो शिक्षा माफिया परम रहे थे, सबको नेस्तानाबूद करने का काम किया गया है। एक भी पेपर क्लियर हुआ हो। अब एक सवाल रवि भारद्वाज जी से कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने राशन और रोजगार की बात तो कर ली है, लेकिन अब सवाल असली यही है कि राशन की बात तो आपने कर ली, लेकिन राशन की जगह रोजगार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। रवि भारद्वाज जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। रवि जी, जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए रवि जी। अंकुर जी, ये सवाल अब हमारा आपसे है, शायद कुछ नेटवर्क में इश्यू आ रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही है रवि जी की। जी अंकुर जी, मैडम सवाल दोबारा रिपीट कर दें। जी अंकुर जी, राशन और रोजगार पर अभी आपने बहुत बड़ी बहस सुनी है, लेकिन बात तो राशन की हो रही है कि राशन दिया जा रहा है, गरीब परिवारों को मिल रहा है और उससे भला भी हो रहा है। लेकिन रोजगार की अगर हम बात करें, रोजगार को लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल उठाते रहता है, और हर दूसरा नागरिक, आज बात करें युवाओं की, तो रोजगार को लेकर के वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, विरोध प्रदर्शन की भी बात कर ले, देख लें तो देश में देखने को मिल रहा है। जी अब इनके लिए तो केवल एक बात की शुरुआत करी जाएगी। जी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है जी, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। आप राशन दे रहे हो जी, राशन आप दे रहे हो 300 रुपए का, सिलेंडर आप ले रहे हो 250 रुपए का, ये तो उसी गरीब आदमी की काट रहे हो। जी, कहां से लेके आ रहे हो कि हम राशन दे रहे हैं? दूसरे, कोई आप विकास की बात कर रहे हो, आप एक तरफ विकास की बात कर रहे हो, तो आप आज तो क्यों इतना घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो इलेक्शन से? आप इलेक्शन की डेट निश्चित होने जा रही है, आपने उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव आयुक्त जो है बीआरएस ले रहा है, कारण क्या? के बाद में तो ये घबराहट ही दिखाई पड़ रही ना आपकी। आपने विकास कराया, आप विकास दिखाओ, क्या कराया आप राम मंदिर बना रहे हो, हमारी पूरी आस्था राम मंदिर में है, राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन उस राम मंदिर से एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को क्या फायदा मिल रहा है? आप विकास कर रहे हो, हम माने हुए हैं, आपने जितना विकास किया उससे बड़ा विकास किसी ने नहीं किया। आपने अडानी का विकास किया, आपने अंबानी का विकास किया है, आप सड़क पे आके तो देखो। अंबानी का, इन्होंने अपने बड़े बड़े विकास किया है। अंकुर जी, अजितेश जी जवाब दे रहे हैं। जी अजितेश, अगर हमने विकास नहीं किया हुआ था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम देश की जनता ने किया है। तो अब चूंकि ये लोग बता रहे हैं कि निराश हुए लोगों का जो चुनाव में देश की जनता को नकार चुकी है, एक समूह है, ये बार नकारात्मक एजेंडा लेके जनता के बीच जाते हैं, जिसको खारिज कर देती है। दुनिया के पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे पिछले 20-25 दिन से लगातार मोदी जी
अलग अलग राज्यों में जाके हजारों करोड़ों रुपए का जो है योजनाएं दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, परियोजनाएं दे रहे हैं। आज प्रदेश और देश विकास की ओर है, लगातार मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं और देश प्रगति पे है। विपक्ष का एजेंडा चूंकि वो छटपटाहट सत्ता से बिछड़ने का छटपटाहट है, उस छटपटाहट में लगातार ये लोग आराम बयान देते हैं, देश की जनता ने खारिज कर देती है। इनकी पोल खुल गई। इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें पता चल रहा है कि चंदे में धंधा और धंधे में चंदा, ये दुतरफा है। और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां ये भ्रष्टाचार का घोटाला डबल हुआ है। सबसे ज्यादा उन्हीं राज्यों के लोग हैं जहां डबल इंजन चल रहा है। तो डबल इंजन का मतलब है डबल भ्रष्टाचार, डबल घोटाले, डबल धंधा। तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि आप 2024 में क्या पुराने वायदों को याद दिला करके वोट मांगेंगे? इनकी हालत इतनी खराब है कि इनकी टिकटें लोग लौटा रहे हैं। इनके खुद के प्रत्याशी इनकी टिकटें लेने को तैयार नहीं है। इनके बहुत सारे लोग पार्टी से क्या राजनीति से इस्तीफा ले रहे हैं जो इनके साथ एमपी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का है और जनता इस बार जवाब मांगेगी। 750 किसान इस देश के शहीद हो जाते हैं, मोदी जी की आंख से एक आंसू नहीं टपकता, उनकी जबान से एक शब्द उनके बारे में नहीं निकलता। इस देश के अंदर कैसे किसानों को भूला जा सकता है? अरे ये जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाला देश है। जवानों को इन्होंने क्या दिया? अग्निवीर दिया और किसानों को इन्होंने शहीद कर दिया। तो जो इस देश का जो जवान है और जो किसान है वो इनसे बदला लेने के लिए तैयार बैठा है और इनके पास न जवान को कुछ देने के लिए है न किसान को कुछ देने के लिए है। जो भी कुछ है इनके पास वो सारा के सारा अडानी और अंबानी को देने के लिए है। आज उनकी संपत्ति 10 वर्षों में कितने % बढ़ी है? आप ये रिकॉर्ड में जाइएगा, मुझसे ज्यादा चैनल वाले जानते हैं अडानी की संपत्ति कितने गुना बढ़ी है। क्या इस देश के एक भी छोटे मजदूर की संपत्ति में कोई बढ़ोतरी हुई? क्या किसी कर्मचारी के यहाँ कोई बढ़ोतरी हुई? क्या कोई किसान के यहाँ कोई बढ़ोतरी हुई? ये जो वायदे करते हैं उनको भूल जाते हैं। ये जुमले पर जीने वाले लोग हैं। इनके खुद लोग बताते हैं कि हम जो वायदा करते हैं वो जुमला होता है, ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने ही खुद कहा है। और अब आपको हम बता दें कि जब तक ये 4-5 जैसे लोग सत्ता में रहेंगे तब तक ये हाल देश का रहेगा। इस बार देश की जनता इनसे जवाब मांगेगी इनके पुराने वायदों का। जी आपसे, और आपके सरकार में कितनी ज्यादा घोटाले हुए हैं उसका भी हिसाब किताब दे दिया है रवि भारद्वाज जी ने। हेलो जी अजितेश जी। जी मैडम, देखिए मैं बताऊं, ये लोग सिर्फ ख्याली पुलाव, सत्ता में आने का सपना देखते हैं और देश की जो प्रधानमंत्री हैं जिसको प्रधान सेवक देश की जनता उस रूप में जानती है, उसका अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। लगातार ये चुनाव में मुंह खाने का काम करते हैं। देश की जनता इनके सारे फर्जी बातों को नकारने का काम करती है। अभी आपने देखा होगा 3 राज्यों में चुनाव हुए, ये लोग हताश हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश हित में काम कर रही है। मोदी जी हमारे देश के लिए एकदम वरदान है। जितना काम उन्होंने किया है आज के डेट में, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, चाहे गरीब कल्याण के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का ये मोदी जी कार्यकाल देश का स्वर्णिम कार्यकाल गिना जाएगा। 2024 में 400 के पार के नारा इन्हें ये विश्वास है एक जनवासी। बस यही सवाल है अजितेश जी, ऐसा बीजेपी कह रही है, आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। अनुराग जी देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, क्या है ये जैसे बात कर रहे हैं टिकट की, आपको मैं बता दूं टिकट इनके लोग, राहुल गांधी इनके सबसे बड़े नेता हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश से उनके टिकट नहीं कंफर्म हो पाया है। सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी नेता है, वो डर के मारा मोदी जी के प्रचंड लहर के डर से चली गई है राज्यसभा। वो प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ना नहीं चाहती, इनका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष किस दिशा में काम कर रहा है। गठबंधन एक साथ जवाब दे रहा है अजितेश जी आपको। जी खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घर में झांक के नहीं देखते। इनके घर में इनके प्रदेश यूपी में कितना इनका विरोधाभास, कितने इनके प्रत्याशी जिनके टिकट ये काट रहे हैं, जो मतलब अच्छे प्रत्याशी टिकट ये काट रहे हैं इस बार। इनको पता ही वो हार जाएंगे। लेकिन अभी अंकुर जी आपने कहा जी वरदान है जी, वास्तव में वरदान है। आज हमारे घर में जो बच्चा भी पैदा हो रहा है, अंकुर जी अभी आपने कहा कि पार्टी छोड़ करके, भाजपा को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये तो गठबंधन का हाल है। राहुल गांधी देश में जितनी यात्रा करते हैं, जिस जिले में जाते हैं उस जिले का जिला अध्यक्ष सुबह इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है। ऐसा कोई जिला और राज्य नहीं है जहां जहां राहुल गांधी गए हो और वहां पे कांग्रेस के पुराने नेताओं ने कांग्रेस का साथ न छोड़ा हो। लेकिन अजितेश जी अभी अंकुर जी यही कह रहे थे कि भाजपा के साथ ये सब हो रहा है, ये सब 47 सांसदों का टिकट रिपीट किए अब की बार।
और फिर से जो टिकट जो अरे कोई उम्र पार कर गया है, कोई किसी की और जिम्मेदारी हो सकती है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। जी अंकुर जी, ये आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है अंकुर जी, बताइए। मैडम इनसे तो बस एक बात केवल पूछेंगे जी कि हमको अपनी बैंक की किताब दीजिए और देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आप बात कर रहे हो कि राहुल गांधी की बात कर रहे हो, आप इनकी बात कर रहे हो, उनकी बात कर रहे हो, आपके खुद का घर शीशे का बना हो, उसको आपने देखा है कभी? देश की तबाही कैसे हो रही है अंकुर जी? एक सवाल तो आपसे ये भी है, पहले आप बता दीजिए कि देश की तबाही आखिर किस उसमें हो रही है? तो आपको ये समझिए 2024 में 50 सीट में घमंडिया गठबंधन सिमट जाएगी। जुमलेबाजी आप अगर आप जिस तरह देश की जनता का जनादेश का अपमान कर रहे हैं, देश की जनता बार बार मोदी जी को चुनकर भेज रही है और आप लोग बार बार ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। आपके नेता जब आज देश में चुनाव चल रहा है, बैठ के अपनी रणनीति बनाना चाहिए। आपके नेता पैदल जा रहे हैं, लेट के जा रहे हैं, तो आप लोग गलत तरीके से तो राजनीति करते हैं, गुना बाद में सिर्फ मोदी जी के ऊपर फोड़ेंगे जो है। नियुक्ति की जा रही थी उस समिति में, उससे आपने सीजीआई को बाहर क्यों कर दिया? आप एक जवाब दे दो मुझे, बताइए कारण आप क्या है? अरे भाई, जांच एजेंसियां हैं देश की, ईडी हो चाहे सीबीआई, सब अपना काम कर रही है। क्या सपंग की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो क्या देश में छापे नहीं पड़ते थे? देश में सीबीआई अपना काम नहीं करती थी? वो तो उनका रूटीन काम है, वो करेंगे। वो जांच एजेंसियां 365 दिन पर करती है। हम क्यों बोले? हमने तो ईडी सीबीआई का नाम नहीं लिया, आप ही एकदम नाम क्यों ले आए? जांच एजेंसी आपके खिलाफ बोल दे, अजितेश जी, सीबीआई ले आओ। अजितेश जी, केवल एक ही विपक्ष की पार्टी नहीं कह रही है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि काले धन को सफेद करने की गारंटी केवल बीजेपी की है। देखिए, अभी पूरी इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे पूरी सूचना नहीं आई है, आ जाने दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी गाइडलाइन दिया है, उन्होंने कहा कि पूरी सूची उपलब्ध कराइए, तो सूची आ जाने दीजिए, सबके चेहरे सामने आएंगे, किसने किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उसे बदनाम करने बहुत आसान होता है। पूरी सूची आ जाने दीजिए, पूरी दिशा पूरी क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बावजूद हम लोग बात करेंगे इस पे जो है। चंदा लेने वालों में समाजवादी पार्टी का भी नाम आया है, टीएमसी का भी है, बहुत सारे पार्टियों का चंदा तो सारी पार्टियों ने लिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने अकेले तो चंदा लिया नहीं है। जी रवि भारद्वाज जी, जवाब दीजिएगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने चंदा नहीं लिया है, सारी पार्टियों ने मिलकर के चंदा लिया है, और अखिलेश यादव और बाकी का विपक्ष कह रहा है कि ये काम केवल बीजेपी का है। सत्ता में उसको ज्यादा लोग चंदा देंगे। जी रवि भारद्वाज जी, बोलिए। चंदे के साथ में धंधा हुआ है ना, चंदे के साथ में धंधा और धंधे के साथ में चंदा, ये जो गठजोड़ हुआ है, इसका पर्दाफाश होने वाला है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। पर्दाफाश 2024 में जब वोट पड़ेगा, देश की जनता करेगी। आपकी नकारात्मक राजनीति का पर्दाफाश 2024 में देश की जनता बखूबी करेगी, इंतजार करिए। और किसको मिलने के बाद किसने किसको क्या फायदा पहुंचाया है, क्या क्या टेंडरिंग हुई है, किस किस तरह से इसमें सौदेबाजियां हुई हैं, किस किस तरह से इसमें घोटाले हुए, ये तो इनका थोड़ा सा अच्छा समय मान लो, यदि 2 महीने पहले ये राज खुल गया होता ना, तो इनको शकल दिखाने की नौबतें आ जाती, ये कहीं जनता के बीच में पहुंच नहीं पाते। मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी जो स्थिति है, उस स्थिति में ये जो 400 पार कर रहे हैं ना, इस 400 पार का मतलब जनता को समझ में आ गया है कि इस बार डीजल 400 पार, इस बार पेट्रोल 400 पार, और इस बार सरसों का तेल 400 पार। तो ये जो 400 पार है, ये जनता समझ रही है, इसीलिए इनको समझ में आना चाहिए। इन्होंने पार करने की बात तो बंगाल में भी की थी, ये कितने पार कर रहे थे बंगाल में, और मुंह की खा के क्यों नहीं? बंगाल में जहां हमारे 2-3 विधायक नहीं होते थे, आज हमारे 70-75 विधायक हैं, हमारे 18 सांसद हैं। क्या बात करते हैं आप? इनका इस बार इनको बंगाल में हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, बंगाल में कांग्रेस से ज्यादा विधायक है, बंगाल में कांग्रेस ज्यादा सांसद है हमारे, वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं हम। रवि भारद्वाज जी, इसके चुनाव में समझ में आ जाएगा कितना क्या है 2024। अनुराग जी, तीसरी बार हैट्रिक की लगातार बात हो रही है कि इस बार हैट्रिक लगेगी, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है, लेकिन कुनबा तो किसी और का कहा जाता है।
अब के इनके प्रत्याशी जहाँ वोट मांगने जाएंगे वहां दौड़ाए जाएंगे। इतने बुरी स्थिति है गांव में। लेकिन ये हाल तो लग नहीं रहा है ना। अरे भाई, आपने अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता शिवपाल यादव जी को टिकट दिया है बदायूं से, अभी वो 20 दिन 25 दिन टिकट क्लियर मिले हो गए, अभी तक एक दिन क्षेत्र में नहीं गए। वो आपके नेता क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। मोदी जी का डर है, खौफ है, मोदी जी के नाम से डरे हुए हैं, हार का इतना डर है। आपके नेता जी ने टिकट मिलता है, क्षेत्र में जाना नहीं पसंद करते। अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ना है, उसके लिए उन्होंने 2 MLC एक ही लोकसभा से देने का काम किया। इतना बड़ा डर है मोदी जी का, तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता किसके साथ खड़ी है। विपक्षी पार्टियों में मोदी का कितना खौफ है और देश के चुनाव का परिणाम 2024 क्या होने जा रहा है। चुनाव में आपको समझ सिखाएगी। जी अनुराग जी, आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में विपक्षी पार्टियों में मोदी का खौफ है? देश की जनता 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जो महंगाई का ग्राफ आज इतना ऊंचा बैठा हुआ हो गया है, सब इनके वजह से हुआ है। जी आज GDP कितने बुरे स्थिति में बैठी हुई है। देश की जनता, मोदी जी ने इतनी योजनाएं देश के गरीबों किसानों के लिए दी हैं, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से महिलाओं को देना हो, चाहे उन्हें आवास प्रधानमंत्री आवास देना हो रही है। इतनी दलाली हो रही है, कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है। किसी भी गरीब आदमी को मकान लेने के चक्कर में कितनी बार दौड़ना पड़ता है बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड में। भैया, जो योग्य व्यक्ति है, जो पात्र व्यक्ति है, वो जरूर वो सरकारी योजना का लाभ पा रहा है। जो पूर्ववर्ती सरकारों में होता था, फर्जी तरीके से नाम जुड़ जाते थे, ये सब इस सरकार में नहीं हो रहा है। मिलता है ना उसको कुछ मिलता है, सिर्फ आपका एक राशन देके बेचारे गरीबों के घर के जो गरीब है क्या बात करते हैं। 11 करोड़ महिलाओं को हमने गैस कनेक्शन दिया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया हमने। 1150 सिलेंडर कहाँ हमने बनवाएंगे वो? किया है उज्ज्वला योजना इतने फ्लाईओवर बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, पूरे देश में सड़कों का जाल इतना पहली बार बिछा है। भरे नहीं जा रहे, एम्स से लेके हमने मेडिकल कॉलेज इतने ज्यादा बनाए हैं, हमने इसके काम किए हैं। इतनी बुरी स्थिति है गांव में, इनके प्रत्याशी जाएंगे वहां दौड़ाए जाएंगे। इतनी बुरी स्थिति है, ये स्थिति अभी साफ हो जाएगी, कुछ ही दिन बचे हैं। रोडों की बात करते हैं, आज ही वहां रोडें नहीं है। जी अंकुर जी, आप बताइएगा, आप क्या वाकई में यही स्थिति होने वाली है? क्योंकि विपक्ष की रणनीति को देख करके और अभी तक सूची जो आधी जारी नहीं हुई है उसे देख करके भी ऐसा लगता है कि ये रणनीति नहीं होने वाली है, कुछ और ही होने वाला है। ये जो बात करते हैं 56 में 46 में 56 की बात करते हैं, इनके पास अपनी लिस्ट उठा के देख ले, जो इनकी भर्तियां हुई है उसकी लिस्ट उठा के देख ले, उसमें कैंडिडेटों ने क्या किया है, रात की धांधलीबाजी की गई है वहां पे। रवि भारद्वाज जी, आप जवाब दीजिएगा। गठबंधन की बात हो रही थी, एकता की लगातार बात हो रही थी, हो रहे हैं। पहले रवि भारद्वाज जी अंकुर जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपसे सवाल करते हैं। जी अंकुर जी। ये भाजपा का डर ही गठबंधन से है। इनको उम्मीद थी कि देश में विपक्ष की एकता नहीं हो पाएगी और इन्होंने पूरी कोशिश की, और उस कोशिश के लिए इन्होंने मोदी वॉशिंग पाउडर चलाया भाजपा की वॉशिंग मशीन में, और वो सारी पोल खुल गई, विपक्ष की एकता बन गई है और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इस बार इनको पराजित करेगा। जहां से ये आए थे इनको वहीं पहुंचाने का काम करेगा। ये गठबंधन कोई मामूली गठबंधन नहीं है। लेकिन ये गठबंधन जो आप बता रहे हैं रवि जी कि मामूली गठबंधन नहीं है, ये पूरा चुनाव होने से पहले ही गठबंधन ने बता दिया कि मामूली है या नहीं है, क्योंकि जिस एकता की बात कर रहे थे आप लोग वो तो दिखा दिया आपने। अजितेश जी जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली चीज तो बता दो, ये लोग भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन नाम की हवा है, गठबंधन है कहाँ? बिहार में चले जाइए, नीतीश कुमार भी बाहर निकल चुके हैं। महाराष्ट्र में पूरा इनका कुनबा, चाहे शरद पवार की पार्टी का हो, चाहे नीतीश सेना का हो, भाजपा के साथ जुड़ चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो पूरे देश में इनके साथ गठबंधन के नाम पे गिनी चुनी 2-4 ऐसी पार्टियां जिनका न कोई जनादेश है, न कोई जनता के बीच उनसे कोई सरोकार है। अजितेश जी एक मिनट रवि भारद्वाज जी, ऐसा क्या होने वाला है कि भगदड़ मच जाएगी देश में? चुनाव आयोग केवल तारीखों का ही तो ऐलान करेगा। डर से इनकी तानाशाही के डर की वजह से मुंह नहीं खोल पा रहे थे। देखिए, तानाशाह से लोग डरते हैं,
ये कोई नई बात नहीं है। इस विश्व में जितने तानाशाह हुए हैं जी, उनसे लोग तो डरे इसका हैं। मतलब क्या विपक्ष डर रहा है? उन्होंने तानाशाह का मुकाबला किया भाई है साहब, और अगर मुंह खोला है। तानाशाही थी लेकिन तो हिमाचल मौका प्रदेश में आने पर सरकार सारे कैसे लोग बन गई मुंह आपकी? खोलते हैं। सतर्क पर कर्नाटक भी ऐसा में हुआ था सरकार कि कैसे लोगों बन के गई वो आपकी? जब चुनाव इस्तीफा आयोग दिलवाइए ना ने दोनों घोषणा जगह कर पे। दी थी, उसके अगर बाद ज्यादा तानाशाही जोर से थी बोले थे। तो आपकी इस बार सरकार की कैसे बन गई 16 दो तारीख जगह? के बाद आप अगर देखिएगा लोकतंत्र किस जीवित तरह नहीं का है देश माहौल में, पैदा होगा। तो पूरे कर्नाटक देश हिमाचल भर में में सरकार इंडिया कैसे बन इंडिया गई दिखाई आपकी? देगा। ये कहीं धूड़े मिलने वाले नहीं है। लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा रवि भारद्वाज जी, क्या वाकई में विपक्ष डर गया? जैसे कि आप कह रहे हैं तानाशाह से सब डरते हैं, तो विपक्ष क्या पीएम मोदी से डर गया है? भारतीय जनता पार्टी से डर गया है? रवि भारद्वाज जी आपके पास वापस आते हैं। अंकुर जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। आज भी विपक्ष इनके खिलाफ बोल रहा है। विपक्ष यदि डरता तो गठबंधन नहीं बनता। जी। गठबंधन ही इनको डराने के लिए जी, बना है। इनको रवि भारद्वाज जी, करने के लिए बना रवि है। भारद्वाज जी, अंकुर जी से जवाब ले ले, वो भी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। जी अंकुर जी। गठबंधन का ही डर है जी तो आज ये बातें कर रहे हैं बैठ। जी और कांग्रेस का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, किसी जी। से डरने वाला नहीं है। पौकाट तो इनकी दिखाई पड़ रही है, पौकाट तो इनकी दिखाई पड़ रही है। आप निष्पक्ष चुनाव कराओ, आप उसमें भी कर रहे हो कि आपने जो है सीबीआई को हटा दिया, आपके चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, क्लियरेंस दे दिया। क्या कारण था? आप कारण बताओ। इसके बाद इसके लिए 10 मिनट बेटे, ये कहते 10 हैं, मिनट। आवाज आ रही है? जी ये कहते हैं दरबार सजाओ, ये कहते हैं जितना हम बोले उतना तुम दोहराओ। लेकिन हम परशुराम के वंशज हैं, हम कांग्रेस के वंशज हैं, हम चुप होने वालों से नहीं, इनकी धमकी में आने वालों से नहीं है। जी। ये ईडी की बात करते हैं, या अभी इन्होंने बोला ईडी सीबीआई की बात, तो आप ये समझ लो कि इंडिया गठबंधन का आदमी घबराने वाला नहीं है। राहुल जी का एक एक सेनाई घबराने वाला नहीं है। जी। हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। बौखलाहट तो आपकी दिखाई पड़ रही है। जी, वो तो पता चल ही जाएगा। जितेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आधी रोटी खाओ और भूखे सो जाओ और भूखे मर जाओ और राम के नाम के गुण गाओ। इस पर क्या कहेंगे? वाकई में क्या अंकुर जी आपको ऐसा लगता है कि अगर जो राम के नाम गाता है और राम के गुणगान गाता है वो भूखे मर जाते हैं, भूखे सोते हैं और आधी रोटी खाते हैं? देखिए मैं बताऊं, ये लोग मोदी जी से इसलिए डर रहे हैं कि मोदी जी काम करने वाले नेता हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री होकर इस तरीके से दिन रात देश की सेवा में लगा हुआ है। एक दिन में 3-3 राज्यों का, पश्चिम से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक राज्यों का दौरा करना, जाके रैली करना, सभा करना, उस प्रदेश को लाखों करोड़ों रुपए की सौगात देना, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। देश ने पहली बार ऐसा कोई नेता देखा जो रात दिन देश की प्रगति की ओर ले जाने के लिए काम कर रहा है, जो कांग्रेसियों से पच नहीं रहा है। सर ये तो सुनिए, काम किया नहीं मेरे भाई है। बीजेपी इन्होंने अपने मित्र हमारे भाई को भी सुने, शासन किया है। सौगात दे के पहली बार तैयार किया जा रहा है। नेता आ गया है जमीन पे जिसके आगे भी नहीं चल रही है। ये लोग इस बात से डरे हुए हैं, इस बात से निराश हैं लोग। निराश हम लोग नहीं है, निराश देश की जनता है। मोदी जी के आगे एक भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी जी के रहते हुए इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। ये लोग काम कभी करते नहीं थे, जनता के बीच कभी जाते नहीं थे। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। आज जब मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया देश के महिलाओं के लिए, अंकुर जी अनुराग जी को एक बार मौका देते हैं। जी अनुराग जी बताइए। के लिए तमाम योजनाएं देना शुरू कर दिया, तो इनको कुछ नहीं रहा है। असल मुद्दा तो ये है, देश में ऐसा नेता आ गया है जिसने अपने काम की वजह से को ही 10 साल फायदा पहुंचाते रहे, हृदय में अपना स्थान बनाया। जमीनी हकीकत में इन्होंने कोई काम नहीं करा। जमीनी हकीकत में 1 रुपए काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो भी काम हुआ है वो सिर्फ अडानी पानी वो सब बेचा गया है, देश को पेट डाला है सरकार ने। गिरवी पहली बार हुई है। सेंट्रल विस्टा मोदी जी के शासनकाल में बना है। 30,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत मिले हैं। पहली बार गांव को अपना पंचायत भवन मिला है मोदी जी की सरकार में। 18,000 से ज्यादा गांव में जो है बिजली पहुंचाई गई है, 18 लाख गांव से ज्यादा, और 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। काम हो रहा है, काम हो रहा है। फ्लाईओवर, एयरपोर्ट इतने बन रहा है। अयोध्या, जिस राम मंदिर का आप बात कर रहे हैं ना, एक छोटी सी नगरी हुआ करती थी अयोध्या, आज वर्ल्ड क्लास का नगरी हो गया अयोध्या। टॉप क्लास का, देश की टॉप तो हो रही है। अयोध्या में जो है, कहाँ है आप? नाम मत करो, राम चश्मा लगा दो, देखिए कब तक जीतोगे? मोदी के विरोध में देश के जो विकास के काम हो रहे हैं उनको देखने का काम करिए, छोड़ दो। लेकिन आप कहते हो
अनुराग जी यहीं से एक सबसे बड़ा सवाल भी उठता है ना, अलग कर दिया है पूरे दुनिया में आप शीतल राम को अलग कर दिया है, छवि मजबूत हुई है। आप राम के दुनिया नाम के मत में दीजिए। नेताओं में टॉप 5 में मोदी जी गिनती होती है। जी अजितेश जी, ये तो पता चल गया कि गिनती कहाँ होती है, लेकिन अभी वाकई में बात। जी अनुराग जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है और देश की जनता को राम मंदिर पहले ही मिल चुका है। किस तरह से रणनीति बना करके अब देश की जनता को राम मंदिर से हटा करके, क्योंकि राममय हो चुकी है पूरी, ना कि बीजेपी की वजह से मिला है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति कब तक करते रहेंगे, कब तक उनको बेचते रहेंगे। जी अजितेश जी, राम के नाम पर राजनीति और देश को बेचने का, ये कानून व्यवस्था बात नहीं करते जी, ये पढ़ाई एजुकेशन की बात नहीं करते जी, कानून व्यवस्था की बात हो रही है अजितेश जी, और कानून व्यवस्था तो हमने सपा सरकार की भी देखी है। सुनिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश में माफियाओं के लिए मैं मीडिया यूपी में भाजपा की सरकार आई है, लगेगा कि मैं मीडिया योगी जी की सरकार मीडिया ने भी छापना बंद कर दिया है, मीडिया भी कितना दिखाती है वो सब जनता देख रही है। यही तो सवाल है, यही तो सत्ताधारी सरकार कहती है आप लोगों से कि पहले कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखाता था आपके डर की वजह से, अपहरण होता था। नहीं रिपोर्ट हमें केवल इस आरोप का जवाब चाहिए, हमें केवल इस आरोप का जवाब चाहिए अनुराग जी। आप गूगल में जाके अभी भी क्राइम के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कितनी बुरी स्थिति है प्रदेश में। रोज रोज यहाँ चेंज की जा रही, रोज खून, रोज यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। माफिया गले में पट्टी बांध के पहुंच रहा है थानों पे कि मैं अपराध नहीं करूंगा, मुझे बख्श दो। सारे भू माफिया तो आपके सरकार में सांसद बने बैठे, विधायक बने बैठे हैं। जब लोग करने वाले लोग ही सरकार में बैठेंगे तो कौन करेगा? बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, आज कोई माफिया बनने को तैयार नहीं उत्तर प्रदेश में। ये बुलडोजर उनके घर नहीं जाता है, जो खुद की पार्टी में लोग हैं उनके घर बुलडोजर कभी नहीं जाएगा। जवाब दीजिएगा अजितेश जी, ईडी और सीबीआई को तो कहा ही जाता है, बुलडोजर को भी कहा जा रहा है। इनको भ्रष्टाचार करना होता है, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके धुल लेते हैं, अपने आप को सही साफ कर लेते हैं। अजितेश जी, एक और आरोप आज ही लगा है विपक्ष की तरफ से कि नरेंद्र मोदी जो है वो ओबीसी हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए क्या किया है इससे फर्क पड़ता है, और 88% के लिए क्या किया ये भी, इससे भी फर्क पड़ता है। देखिए मैडम, राहुल गांधी और अखिलेश यादव यही बहुत बड़े इसी मुद्दे पे फेल हो जाते हैं जी। वो कभी देश के विकास के मुद्दे पे मोदी जी घेरते घेरते कब वो जातिवाद के मुद्दे पे चले जाते हैं जी, समझ में नहीं आता। कभी वो ये तो आप मत बोलिए, तो आप लोग बात ही नहीं करते, देश के मुद्दे की बात करेंगे, महंगाई की करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो आप बात राहुल गांधी जैसे करोगे, फिर आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाओगे, आप पाकिस्तान पे आ जाओगे, आप कश्मीर पे आ जाओगे। अभी राहुल गांधी के एक बयान आया था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा कि जो है देश में जो है आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी के लिए मोदी जी ने क्या किया। अरे भाई, मोदी जी ने हर समाज के लिए किया, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे गरीब समाज हो, मोदी जी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। और शासन से लेकर सत्ता तक जितनी भागीदारी उन्होंने पिछड़े समाज को दी है। आज गर्व है कि देश में केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़े समाज की भागीदारी है, राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़े समाज की भागीदारी है। अभी उन्होंने हरियाणा में पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों का, सभी जातियों का भागीदारी है, सबका साथ, सबका सम्मान है, सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी जाति पात से परे होकर कार्य करती है, सबको मौका देती है, सबका सम्मान देती है, गरीब कल्याण के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। आप थानों में चेक करवा लीजिए, जातिवाद क्या चल रहा, थानों में चेक करवा लीजिए क्या हालात है थानों में। आप जातिवाद की बात ही ना करिए। अरे भाई साहब, आप अपनी सरकार का मत बताइए, जब एक ही थाने में एक ही समाज के लोग हुआ करते थे, थाने से लेके पूरे जिले के अधिकारी के थानों को चेक कितना जातिवादी है समय, वो आपको हमें जरूरत नहीं है, वो आप खुद देख लीजिए। चुनाव में मात दे रही है। मान्यवर, ये तो आप हम लोगों से मत पूछिए, ये आपके जो अपने विधायक है, आप उन्हीं में जाके देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको कि जातिवादी है कितनी चल रही है और कितनी क्या है। सिर्फ एक सिंगल चाहिए और उनसे अकेले में पूछ लीजिए दिल की बात क्या है, और नहीं तो उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करा लीजिए,
अंदर का सब निकल आएगा, पता लग जाएगा जातिवादी चल रही या नहीं चल रही। देखिए इससे आप लोग करेंगे। यही दुर्भाग्य है कि राजनीति करते करते मोदी जी भी विकास के लिए कभी सवाल नहीं करेंगे, हमेशा जाति जाति चिल्लाते हैं, इसीलिए देश की जनता आपको नकार देती है, दोनों पार्टियों को इसीलिए नकार देती है। रवि भारद्वाज जी को एक बार मौका देते हैं। आजितेश जी, अंकुर जी, आदमी का कहाँ कर रहे हैं? मैंने कानून व्यवस्था की बात की है। सवाल दोहराइए। जी रवि भारद्वाज जी, देश की स्थिति आप देख रहे हैं, सनातन और धर्म के नाम पर भी राजनीति भी आप देख रहे हैं लगातार, जो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा, विपक्ष को भुगतना पड़ेगा? और पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति संविधान से बाहर की बात नहीं करेगा। हमारे देश के अंदर संविधान में और हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उस प्रस्तावना को यदि लोग ये पढ़ लेंगे भाजपा वाले तो ये इधर उधर जनता को भटकाने की बात नहीं करेंगे। या तो ये कहे कि ये अपना संविधान चलाएंगे, आरएसएस का संविधान चलाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ये जो है इस देश को नहीं चलाएंगे, ये स्वीकार करें ना कि इस संविधान से ये देश चलाना नहीं चाहते। ये जो संविधान है, संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता है, संविधान में तो सभी जातियों को समान अधिकार है, संविधान में तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, समानता की बात की गई है संविधान के अंदर। लेकिन भाजपा के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, वो जनता को भटकाने के लिए इधर उधर की बात करती है, कभी मंदिर की बात करेगी, कभी मस्जिद की करेगी, पाकिस्तान की करेगी, कभी मुसलमान की करेगी। वो लोग विकास की बात इसलिए नहीं करते कि विकास में मैंने पहले ही कहा कि ये देश विकासशील देशों की सूची से बाहर हुआ है मोदी जी के शासनकाल में। ये है इनका सत्यानाश इस देश के लिए जो इन्होंने किया है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये देश कैसे विकास। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर के तो लगातार सीना ठोकती रहती है भारतीय जनता पार्टी। रवि भारद्वाज जी, अजितेश जी, आप भी जवाब दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि विकास की सूची से ही बाहर हो गए, ये काम भी पीएम मोदी ने किया है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जीडीपी रेट बढ़ गई है, हमारी अच्छी हो गई है, हमारा जो स्तर है वो काफी सुधर गया है। आके इनकी सारी बातें झूठी होती है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है दुनिया में, और इस बार मोदी जी 2024 में जैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले 5 साल के भीतर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। भारत जो है भारत का जो देशों की सूची से बाहर हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये तथ्य है। ये मेरा पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, पार्टियां जो अपने परिवार को बचाने के चक्कर में जो के लोग निराश हो चुके हैं मोदी जी के नाम से, वो उनको कुछ सूझ नहीं रहा। मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, शर्म आनी चाहिए। विकासशील देश को आपने सूची से बाहर करके इस पूरे भारतवर्ष का पूरी दुनिया के पैमाने पर अपमान कर दिया। बहुत छोटे मुल्क की कोई औकात नहीं है, उनके बराबर ले जाके आपने भारत को खड़ा कर दिया। अब भारत की बात करते हैं, भारत के ऊपर कितना कर्जा बढ़ा दिया आपने, 3 गुने से ज्यादा कर्जा हो गया है भारत के ऊपर इन 10 सालों के अंदर। इनको शर्म आनी चाहिए। ये कर्जा करके दिया किसको? सारा कर्जा कर दिया जनता के ऊपर और पैसा पहुंचा दिया अडानी और अंबानी के घर पे। इसके बाद भी ये लोग बात करते हैं। हर देशवासी के ऊपर 1 लाख से ज्यादा का कर्ज है। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है देश के अंदर, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज लेके पैदा हो रहा है, और इसमें 3 गुना कर्ज करने का काम मोदी जी के शासनकाल में हुआ। इसको कहते हैं कुशासन, इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। जी जवाब दीजिएगा, कुशासन किस राज्य में हुआ? बता रहा हूं ना कि जब देश की जनता की अदालत के बीच हम जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी आकलन होता है। अभी 3 राज्यों के चुनाव में देश की जनता ने हमारा आकलन करने के बाद हमें वोट दिया, हमें समर्थन दिया, हमको यही सवाल अब बच गया है यहाँ पर, यही सवाल बच गया अजितेश। देखिए, विपक्ष की फर्जी बातों पे देश की जनता को नहीं भरोसा है। 3 राज्यों के चुनाव में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, करते हैं इन्हीं 3 राज्यों के चुनाव में पिछली बार कांग्रेस जीती थी और लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का इन्हीं तीनों राज्यों में सुपड़ा साफ होने वाला है। इनको समझ लेना चाहिए। यही सवाल आखिरी बच गया रवि भारद्वाज जी। राज्यों में है ना 25 की 25 सीटें मध्य प्रदेश से है, 26 की 26 सीटें राजस्थान से है। कहाँ है भाई साहब आप? ये जो दावा किया जा रहा है ना, अभी भी वक्त है, जमीन पे आइए जी। ये जो दावा किया जा रहा है, इसी की पोल खुलने जा रही है। इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा। इस बार जनता पलट गई है। वो तो आप लोग 2014 में लोकसभा के लिए नहीं दिया, इस बार मोदी सरकार में वोट आपकी बार तो जनता सुनिए भाई साहब पे दिया गया। लोकसभा के लिए बदलाव होने वाला है। चुनाव को पहली बार लोकसभा में लोग पसंद नहीं करेंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे।
चर्चा 2024 अरे मोदी जी का नाम ही नहीं था वहाँ। 300 पार जाएगी वहाँ कि तो नहीं कुछ और जाएगी, ही किस था। बात की चर्चा कर रहे हैं? वहाँ तो जातियां चल रही थी, ये वहाँ देश तो का पैसा पहला चल रहा चुनाव था, है। वहाँ तो धर्म लोग चल इस रहा बात की था। चर्चा यदि नहीं इतना ही करेंगे बड़ा कि नाम था मोदी तो जी खाली जीतेंगे उन्हीं कि को नहीं चला देते जीतेंगे। ना। सबको भरोसा है मोदी यदि जी उन्हीं के जीतेंगे। नाम से वोट मिलता है अब वो तो 400 सारी चीजें पार हटा जाएगी दीजिए, कि 400 के अंदर न जाएगी, लगा इसका दीजिए। चर्चा हो रहा है पूरे देश आप में। अपने घोषणा पत्र में खाली मोदी जी का फोटो भेज दीजिए, यदि उन्हीं के नाम से मिलता है तो हिम्मत करिए ना, खाली मोदी जी का फोटो भेज दीजिए पूरे घोषणा पत्र में, उसी पे वोट मिल जाएगा, करके दिखाइए ना। जी बिल्कुल, मोदी जी हमारे सर्वमान चेहरे हैं, हमारे साथ जितने पूरे पार्टियां घोषणा सबके पत्र में नेता केवल आपके एक ऐसा मोदी नहीं जी का है। फोटो भेज दीजिए, आप क्या आप न पूरे कोई देश राहुल में गांधी को भेजिए नेता ना। मानने को तैयार है, जितने लोगों राहुल गांधी को नेता मनवाने का प्रयास करते हैं, अलायंस पार्टी छोड़ चले जाते हैं। आपके ममता पास बनर्जी विकास साहब ने प्रयास का- किया, नीतीश कुमार के प्रयास के विकास सामने छोड़ दिया। का सवाल राहुल गांधी के जो है नेतृत्व उसका में कोई जवाब काम देने करने की को तैयार स्थितियां नहीं है। आप राहुल विकास गांधी के नाम पर कुछ नेतृत्व में बोलने की कांग्रेस के स्थिति में अंदर नहीं है, ईंट फूट क्योंकि है, आप ही के तमाम शासनकाल कांग्रेस में के देश नेता कर्जे छोड़ में के डूबा भारतीय है, जनता पार्टी आप ही ज्वाइन के कर रहे हैं। शासनकाल में ये देश के बहुत अंदर बड़ा फर्क है, बेरोजगारी बढ़ी है, नेतृत्व का बहुत बड़ा एमएसएमई का फर्क है, सत्यानाश समझना हो होगा। गया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अजितेश जी और रवि भारद्वाज जी, 2016 के बाद से आपने किसानों की आत्महत्या करने के आंकड़ों को रोक दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपके शासनकाल में अन्नदाता किसान की आत्महत्या की संख्या बढ़ी है। आप हिम्मत नहीं कर सकते, अजितेश जी आप केवल जनता एक की बात बात ही नहीं कर सकते। अजितेश जी और रवि भारद्वाज जी, सबसे बड़ा सवाल अभी यही बच गया है रवि भारद्वाज जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि देश में क्या कुछ हो रहा है, कर्जा से मुक्ति नहीं मिल रही है, कर्जा बढ़ते चला जा रहा है देश के ऊपर, इसके साथ ही किसान भी परेशान है, बेरोजगारी से युवा भी परेशान है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें किसान रवि भारद्वाज जी, अपने खेतों पे काम कर रहा है, किसानों के भेष में जो सरकार का विरोध करना चाह रहे हैं, जब सरकार का विरोध आज कई भी तरीकों से किसान करने के बाद आंदोलन कर कर रहा चुके है, हैं, एमएसपी की कुछ गारंटी लोग करो ना, किसान संगठनों को एमएसपी की गारंटी करो ना। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र आपके करने मोदी का जी काम कहते कर रहे थे हैं, जब जनता मुख्यमंत्री बखूबी थे को होना देखने चाहिए, काम कर आज रही क्यों नहीं है। कह रहे? जनता की जब अदालत में हम गुजरात के जाएंगे और मुख्यमंत्री जनता थे की तो सारी एमएसपी की बात गारंटी की रखेंगे, बात करते और फिर थे, से यही जनता हमें मोदी जी, पूर्ण इन्हीं का फोटो। बहुमत देके और आज आप कर रहे हैं, आज भी किसान आंदोलित है इस तो देश का। इसका मतलब ये है रवि भारद्वाज जी, इसका मतलब ये है कि अगर गठबंधन की सरकार आती है, अगर सरकार बदल जाती है, जैसा कि अजितेश जी दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी हैट्रिक लगने वाला है, 400 पार होने वाला है और एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है, लेकिन गठबंधन जो कह रहा है, गठबंधन जो कह रहा है नहीं होंगे जी, गठबंधन जो दावा कर रहा है रवि भारद्वाज जी, पूरा होने वाला नहीं है। 400 पार का मतलब है डीजल 400 जी, पार इनके शासनकाल जी, में, जी। मैं दोहराऊंगा, 400 पार का मतलब है पेट्रोल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, टमाटर 400 जी। पार, प्याज 400 पार, जी। खाने पीने की सारी चीजें 400 पार हो जाएगी। जी रवि भारद्वाज जी, यही सवाल अब बच जाता है कि ये जो 400 पार का दावा किया जा रहा है, क्या वाकई में अगर गठबंधन आती है, गठबंधन की सरकार अगर आ जाती है, तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ताधारी सरकार पर कि कर्जा से मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं देश को, विकास नहीं हो रहा है देश में, इसके साथ ही रोजगार का स्तर भी नहीं बढ़ रहा है, युवाओं के हालात भी ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यही है कि गठबंधन की सरकार अगर आती है तो ये सारे हालात सुधर जाएंगे रवि भारद्वाज जी। तो फिलहाल ये एक सवाल यहीं पे बच जाता है। जो अनुभव रहा है सरकारों का जी, इनके मुकाबले पर बहुत बेहतर रहा है, मैं नहीं जी, कह रहा, बस यही एक सवाल यहाँ पे छूट जाता है रवि भारद्वाज जी कि क्या वाकई में गठबंधन की सरकार आती है तो ये जो सारी कमियां हैं देश के अंदर, जो सत्ताधारी सरकार कर नहीं पा रही है, उसे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। अभी सुनिए पहले, अभी कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाई है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हटा के पंजाब में सरकार बनाई है, अब उसी के साथ लड़ने जा रहे हैं, तो देश की जनता बखूबी देख रही है इस चीजों को, देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। बस यही सवाल यहाँ बच जाता है अजितेश जी और रवि भारद्वाज जी, आप लोग साथ में आ रहे हैं, यही सवाल यहाँ बच जाता है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो सवाल है एक सबसे बड़ा कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो क्या वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सत्ताधारी सरकार है उनके राज्य में हमारे देश के ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि गठबंधन की सरकार अगर आती है तो इससे मुक्ति दिला दी जाएगी। वहीं अगर युवाओं की अगर बात करते हैं तो युवा परेशान है क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, हर एक युवा लगातार विरोध कर रहा है, सड़कों पर है क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि गठबंधन
गठबंधन की अगर सरकार आती है तो जो वो विरोध और दावे कर रही है वो आएगी तो ठीक हो जाएगी ये सारी समस्याएं, सभी को रोजगार मिलेगा, देश में गरीबी नहीं रहेगी। इसके साथ ही अगर बात करते हैं किसान की, तो किसान जो डिमांड कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के और जो भी सारी उनके डिमांड है, गठबंधन की सरकार अगर आती है तो उसे तुरंत पूरा किया जाएगा। वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी की और सत्ताधारी सरकार की, तो इसका मतलब यह है अगर बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाती है तो देश में ये हालात जैसा कि विपक्ष कह रहा है ऐसा ही और बद से बदतर होता चला जाएगा और विकास के कार्य नहीं हो रहे। जबकि देश की जनता कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर के खुश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को लेकर के खुश है, लेकिन विपक्ष इससे अभी भी नाखुश नजर आ रहा है। तो देखना यही है कि क्या तीसरी बार भी हैट्रिक लगती है, पीएम मोदी की ही सरकार आती है या फिर इस बार कुछ अलग होने वाला है, कुछ बदलने वाला है और गठबंधन की सरकार आएगी। फिलहाल चुनाव के हर एक अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।